हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग जानने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। इसमें जो हम लोग जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, उसका हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है। इसका जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया था, जो था भारत का भौगोलिक स्थिति का वर्णन कर, इसके बारे में आप लोग को बता दिया गया था। हम लोग दूसरा क्वेश्चन जानने वाले हैं। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लिखा हुआ भारतवर्ष की अवधारणाएं क्या क्या है। मीन्स इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है आपको कि भारत को भारतवर्ष क्यों कहा गया जाता है, ठीक है। तो यही आपको बताना है इसमें, ये क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कि भारत को आखिर भारतवर्ष कहा क्यों जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग को ये डिस्क्राइब करना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं इसको विस्तार से एक एक करके जानेंगे कि क्यों इसको भारतवर्ष कहा जाता था, ठीक है। देखिए लिखा हुआ, भारतवर्ष प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया गया है शब्द है, ठीक है। यह संस्कृत में भारत के रूप से जाना जाता था, ठीक है। देखिए, भारतवर्ष जो है प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप जो था उसका वर्णन के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। जैसे संस्कृत में किसके रूप से जाना जाता था, भारत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। देखिए लिखा हुआ, भारत नाम एक प्राचीन राजा भरत के नाम से लिया गया था। भारत का जो नाम है ना, वो प्राचीन राजा पहले के राजा भरत के नाम से लिया गया था, ठीक है। जिसका उल्लेख विभिन्न हिंदू शास्त्रों में किया गया था, ठीक है। जिसका उल्लेख जो है ना कई प्रकार के शास्त्रों में किया गया, जो हिंदू का शास्त्र है उसमें किया गया, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक धार्मिक राजा थे जिन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों को एकत्रित किया और न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना की। उसके बारे में बताया जाता है कि वो कैसे थे, एक धार्मिक राजा थे जिन्होंने क्या किया, न्याय के लिए हमेशा काम किया, ठीक है। प्राचीन समय में भारतवर्ष एक विशाल क्षेत्र था। अभी जो है पहले के समय में बताया जा रहा है भारत के बारे में कि भारत जो था एक विशाल क्षेत्र था, ठीक है। जिसमें वर्तमान समय में अभी कौन कौन सा आ गया, भारत आ गया है, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे, ठीक है। मतलब ये सारा मिला करके उसमें भारतवर्ष एक था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वेदों के भूमि, प्राचीन हिंदू शास्त्रों और विभिन्न देवी देवताओं का जन्म स्थल है। मतलब यहाँ बताया जाता है ना कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, यहाँ पे देवी देवताओं का ये क्या स्थल है, ठीक है। उसके साथ साथ मतलब ये जो था वेदों वगैरह का ये जन्म स्थल है, ठीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे रामायण और महाभारत भारतवर्ष में हुई थी। मतलब हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम जानेंगे तो भारत में जो है ना कई प्रकार के युद्ध हुए थे। जैसे मान लीजिए रामायण था, महाभारत था। आज जो है रामायण पे कितना सारा मूवी बना, राम सेतु आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा मूवी आ रहा है, ठीक है। महाभारत का मूवी था, मतलब सब चीज़ का अभी जो है मूवी निकाल दिया गया, ठीक है। ये जो था पुरानी घटनाएं थी जो पहले के बारे में बताया गया था, ठीक है। देखिए लिखा हुआ, भारतवर्ष की अवधारणा ने भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका प्रयोग एकता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में किया जाता है और इसने देश की राष्ट्रवादी और देशभक्ति की भावनाओं को प्रभावित किया। मतलब क्या किया, भारतवर्ष का जो अवधारणा है ना, ये सांस्कृतिक पहचान बनाया। मतलब यहाँ पे जो है संस्कृति का पहचान बनाया है, ठीक है। और ये क्या किया है, यहाँ पे देशभक्ति को भी ये बढ़ावा दिया है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन में भारत भाग्य विधाता का उल्लेख है। जन गण मन जिसमें हम लोग गाते हैं राष्ट्रगान, ठीक है, उसमें भारत भाग्य विधाता का आता है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है कि भारत के भाग्य का निर्माता। मतलब भारत के भाग्य के निर्माता कौन है, हम लोग हैं, ठीक है। जैसा हम लोग करेंगे हम लोग का फ्यूचर ब्राइट रहेगा। हम लोग अगर पढ़ेंगे बढ़िया से हम लोग अपने देश का विकास कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग जानेंगे क्या, अगला पॉइंट बनाएंगे हम लोग भारतवर्ष के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से। मतलब भारत का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था उसका क्षेत्रफल के हिसाब से किस प्रकार था, ठीक है। इसको हम लोग जानेंगे विस्तार से। देखिए लिखा हुआ इसमें, भारतीय उपमहाद्वीप का कुल क्षेत्रफल, जिसे प्राचीन काल में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, लगभग 4.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मतलब भारत का जो भारतीय उपमहाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना था, 4.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसे प्राचीन काल में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। ये पूरा सम्मिलित था, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, ये पूरा सम्मिलित था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया, ये अलग हो चुका है, ठीक है। देखिएगा, अधिक सटीक ब्रेकडाउन देने के लिए विभिन्न स्रोतों के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत का भूमि क्षेत्र लगभग 3.29 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मतलब भारत का जो भूमि क्षेत्र कितना है, 3.29 मिलियन, मतलब 3.29 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान का लगभग कितना है, 8,81,900
12 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसी तरह बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का लगभग कितना है आपका 1,47,570 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसी के साथ आपका नेपाल का भी है, नेपाल का भी है 1,47,181 वर्ग किलोमीटर। भूटान का भी है 38,394 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और अफगानिस्तान का जो है लगभग कितना है 6,52,230 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यह नोट करना बहुत, देखिए बताया गया था ना किसके बारे में हम लोग को नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो था ऑब्जेक्टिव में भी आपका पूछ सकता है, MCQ क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। बोल देगा कि भूटान का कितना वर्ग किलोमीटर, मतलब भूटान का क्षेत्रफल कितना है, अफगानिस्तान का क्षेत्रफल कितना है, वो सब भूल जाइएगा ना। इसमें इसको बताया गया है कि आपको क्या करना है, इसको नोट भी कर लेना है, ठीक है। देखिए आगे लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त भारतवर्ष की सटीक सीमा और परिभाषा कुछ अस्पष्ट है और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर भिन्न हो सकती है, ठीक है। तो देखिए भारतवर्ष का अगर परिभाषा दिया जाएगा तो सबका परिभाषा एक नहीं रहता, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग नाउन पढ़ते हैं, ठीक है, तो नाउन के बारे में तो एक चीज़ नहीं है, नाउन का परिभाषा बहुत सारा है। जैसे डेफिनेशन बोलते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो डेफिनेशन बहुत अलग अलग रहता है, ठीक है। तो डेफिनेशन हम लोग को जाना नहीं है, इसका डेफिनेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि भारत का वर्तमान स्थिति कैसा है, ठीक है। भारत का अभी जो हम लोग भारत में है, ठीक है, उसका स्थिति क्या है, यहाँ पे क्या क्या है सो, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है 2021 तक भारत का कुल भूमि क्षेत्र लगभग 3.29 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके साथ साथ भारत भूमि क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश था। मतलब भारत जो है भूमि के हिसाब से, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश था दुनिया का, ठीक है। इसमें भौगोलिक विशेषताओं का एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर के दक्षिण में तटीय मैदान और पठार तक, मतलब ये जो था ना, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण के तटीय मैदान तक जो था ना, ये पूरा सम्मिलित था। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। ये क्या करता है, देखिए ये क्या करता है, भारत जो है उत्तर पश्चिमी में पाकिस्तान से, उत्तर पूर्व में चीन से, नेपाल और भूटान से, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से अपने क्या करता है, सीमा का साझा करता है। मतलब ये जो इसका पड़ोसी देश है, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं या मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भारत भूमि क्षेत्र समय के साथ बदल सकता है। मतलब ये बताया गया ना कि देखिए जैसा जैसा हम लोग का विकास हो रहा है, ठीक है, विकास के अनुसार जो ना हर एक चीज़ बदलता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि विकास के अनुसार भारत का क्षेत्रफल भी कम हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अभी क्या हुआ कि पहले जो था जनसंख्या के मामले में चीन सबसे आगे था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा कौन है, भारत है, ठीक है। यही इसमें बताया गया आपको, ठीक है। देखिए इसका आगे बताया गया कि भौगोलिक रूप से भारत को आमतौर पर 6 मुख्य भागों या क्षेत्रों में विभाजित किया गया। भौगोलिक रूप से जो ना भारत को आमतौर पर 6 मुख्य भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो आपका कौन सा प्रत्येक अपने मतलब और जो प्रत्येक जो है ना जिसको बांटा गया है, वो सब में आपको बताया गया है कि उसका सांस्कृतिक क्या था, मतलब सांस्कृतिक विशेषता क्या था, ठीक है, ऐतिहासिक विशेषता क्या था। तो आइए हम लोग उस क्षेत्र को जानते हैं कि वो क्षेत्र कौन सा था, ठीक है। देखिए पहला में जो आपका क्षेत्र था वो आपका है उत्तरी पर्वत। देखिए उत्तरी पर्वत जो है भारत का, ठीक है, वो क्या क्या विशेषता निभा रहा है, ठीक है, क्या कारण है जो उत्तरी पर्वत जो है भारत के ऐतिहासिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला शामिल है जो नेपाल, भूटान और चीन के साथ भारत की उत्तरी सीमा तक फैली हुई है। बताया गया है कि इस क्षेत्र में कौन शामिल है, हिमालय पर्वत श्रृंखला शामिल है जो क्या करती है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ भारत की उत्तरी सीमा तक फैली हुई है, ठीक है। इसमें दुनिया के कुछ सबसे ऊंची चोटियां, साथ ही गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित कई मुख्य नदियां शामिल है। इसमें जो था कई सारे चोटियां तथा कई सारा नदी भी शामिल था। लिखा हुआ भारत के उत्तरी पर्वत जिनमें हिमालय पर्वत श्रृंखला शामिल है दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसमें जो था ना एक पर्वत है हिमालय पर्वत, ठीक है, जो दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में गिना जाता है इसको, ठीक है। बोला जा रहा है हिमालय उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है ना कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ठीक है, वो कहाँ तक फैला, ये जो हिमालय पर्वत है उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है।
हिमालयी क्षेत्र भी भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी कई प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती है और भारत गंगा के मैदान से होकर के बहती है। ठीक है, मतलब देखिए बोल रहा ना कि यहाँ जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे नदी जो है, गंगा नदी जो है, ये सब क्या है, हमारे पानी का स्रोत है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कभी पानी का कमी होता नहीं है। ठीक है, अधिकांश हिस्सों में ये पानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग को इसका दूसरा पॉइंट जो बनाना था सिंधु गंगा का मैदान। ठीक है, मतलब सिंधु जो था, गंगा का जो मैदान था, वो किस प्रकार का मैदान है। ठीक है, ये इसका विशेषता क्यों बतलाता है। ठीक है, तो बताया गया है इस क्षेत्र की विशेषता विशाल उपजाऊ मैदान का है। ठीक है, मतलब इस क्षेत्र जो है ना, एक ऐसा विशाल उपजाऊ क्षेत्र है ये। ठीक है, जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में दक्कन के पहाड़ के बीच स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में दक्कन के पहाड़ के बीचों बीच में ये स्थित है। ठीक है, लिखा हुआ यह गंगा, यमुना और सिंधु सहित कई प्रमुख नदियों द्वारा सिंचित है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों जैसे दिल्ली और कोलकाता का यह घर है। ठीक है, यह क्षेत्र की विशेषता इसके व्यापक चावल और गेहूं के खेतों के साथ साथ गन्ना, कपास और अन्य फसलें भी है। यहाँ पे क्या होता है कि गेहूं के खेतों के साथ साथ गन्ना, कपास, ठीक है, और चावल भी होता है। ठीक है, यहाँ पे भारी मात्रा में चावल वगैरह का फसल होता है। ठीक है, यह दिल्ली, कानपुर, पटना और कोलकाता सहित भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों का घर है। ठीक है, देखिए अब इसके आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है गंगा का यह जो मैदान था, गंगा का जो पानी का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मैदान भी इस क्षेत्र के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब गंगा का जो मैदान है वो क्या है, यहाँ का पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, क्योंकि गंगा, यमुना और घाघरा सहित कई प्रमुख नदियाँ इसके माध्यम से बहती है। ठीक है, क्या होता है कि इसके माध्यम से जो पर्वत श्रृंखला हमारा, ठीक है, उसके माध्यम से क्या कई सारी नदियाँ बहती है। ठीक है, बोला जा रहा है गंगा विशेष रूप से कई हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाती है। ठीक है, हम लोग खुद भी जानते हैं। ठीक है, गंगा नदी को हिंदू का सबसे पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक है। और गंगा का नदी जो है ना, गंगा नदी जो है भारत में एक सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग को पॉइंट बनाना है थार रेगिस्तान का। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। देखिए थार रेगिस्तान के बारे में बताना है कि ये जो था इसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, ये क्यों विशेषता निभा रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। थार रेगिस्तान को किसके नाम से जाना जाता था, ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। जो कहाँ स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ जो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ठीक है, ये जो थार रेगिस्तान जो है ना, हमारा भारत में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी ये फैला हुआ है। ठीक है, थार रेगिस्तान भारत की संस्कृति विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, थार रेगिस्तान जो है ना, क्या है, भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे एक इसको बढ़ावा देता है कि हाँ तुम्हारे पास कुछ है, भारत के पास कुछ है। ठीक है, जिसमें जैसलमेर शहर सहित कई महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक स्थल स्थित है। जहाँ पे बहुत सारा शहर जो था स्थित था, ऐतिहासिक स्थल स्थित है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है जो अपने बलुआ पत्थर की वास्तुकला के लिए जाना जाता है और कभी कभी इसे गोल्डन सिटी के नाम से जाता था। देखिए यहाँ के इसको जो है ना एक गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा गोल्डन सिटी के नाम से किसको जाना जाता था। ठीक है, तो थार रेगिस्तान के जगह को। ठीक है, रेगिस्तान कई स्वदेशी समुदायों का भी घर है। मतलब रेगिस्तान जो है ना, कई स्वदेशी मतलब जो विदेश से लोग आते हैं वहाँ के लोगों का भी क्या है, घर है। जैसे कि राजपूत और बिश्नोई, जिन्होंने सदियों से रेगिस्तान में अनूठी संस्कृति और जीवन जीने का तरीका विकसित किया। जैसे क्या था, राजस्थानी लोग जो देखते हैं ना, वो लोग क्या करता है, कहीं दूसरा जगह से आता है लेकिन वहाँ पे आकर के बस जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। हम लोग जान गए कि भारत की अवधारणाएं क्यों है। ठीक है, क्या क्या है। ठीक है, भारतवर्ष की अवधारणाएं क्या क्या है और भारत को भारतवर्ष क्यों कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका जो है इससे जुड़ा जितना भी न्यूज़ है आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।